सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो जैसे आप सभी को पता है कि ड्यू टू यूट्यूब के पार्ट में कुछ ग्लिच है, स्पेशली इस चैनल से रिलेटेड। इस वजह से सेशन आपके कोई भी लाइव नहीं हो पा रहे हैं। तो रिकॉर्डेड सेशन है जो कि आप थोड़ा सा टाइम उस पर चेंजेस, जैसे ही सेशन चीज़ें इंप्रूव होती है, सेशन आपका वही समय जो 9 AM का है वही उसी समय में आपका सेशन होगा। सो आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, आरसीईपी के बारे में, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, टाइम यूज सर्वे के बारे में, मालाबार एक्सरसाइज। तो ये जो टॉपिक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पॉलिटी के ऊपर, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। इस बार के मेंस में भी काफ़ी पूछा जा सकता है, इस पर पॉसिबिलिटी है। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर एक नया आर्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे। टाइम यूज सर्वे के कुछ फैक्ट्स जानेंगे, क्या है टाइम यूज सर्वे, और इससे रिलेटेड भी आपका आर्टिकल आया, तो इस पर भी कई प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड, क्योंकि सर्टेन फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं जो कि कई जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। मालाबार एक्सरसाइज प्रीलिम्स में भी प्रश्न बन सकता है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया का जो इस बार इंक्लूजन हुआ उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इंडो पैसिफिक रीजन और क्वाड के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, और इन जनरल वी विल डिस्कस अबाउट मालाबार एक्सरसाइज। और ठीक है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल इंडिया के बारे में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पॉलिटी के अंदर भी प्रश्न, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। और आखिर में आपका मेंस का क्वेश्चन होगा, और छोटे कुछ न्यूज़ और भी हैं। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। और अभी एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है वो आपका कल से शुरू हो गया है। नया जो बैच है, न्यू बैच आपका शुरू होगा 5 दिसंबर से। पेपर 2 से स्टार्टिंग इसकी होगी, ठीक है, पेपर 2 से इसकी स्टार्टिंग होगी। अभी पेपर 1 कल से शुरू हो गया है, तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो उसमें एक दिन का आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख के अपना कर सकते हो। तो ये हार्डली आपको, जैसे अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें जो यूपीएससी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड हो जाएगी। सो ये जो पूरा कोर्स है आपका विदिन 2 मंथ्स के अंदर आपका हो जाएगा। पूरा का पूरे दोनों पेपर्स आपके 2 महीने के अंदर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आपका पूरा एक ऑप्शनल अगर आप जनवरी तक ख़त्म कर लेते हो तो एक बहुत बड़ा एक आपके लिए एडवांटेज रहेगा, ठीक है। सो ये आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, हाई स्कोरिंग ऑप्शनल भी है। unacademy.com अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाना है, यूपीएससी सीएससी आपको सेलेक्ट करना है, एंड यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIVE, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है, इसमें आपको मेंटर असाइन होंगे, ठीक है। सो टॉप 80+ एजुकेटर्स के जितने भी कोर्सेस हैं उन सारे कोर्सेस को आप कर सकते हो, ठीक है। जितने भी कोर्सेस हैं उन सारे कोर्सेस को आप लाइव देख सकते हो। आपकी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन इस पर इंक्लूडेड है। आइकॉनिक में आपको मेंटर भी असाइन होंगे, ठीक है। सो ये जो अमाउंट है 1 ईयर या 2 ईयर्स का, उसमें जैसे ही आप कोड इस्तेमाल करोगे SP लाइव, अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आपको ये जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। इस सेशन का जो PDF है, टेलीग्राम चैनल डेली डोज विद S.Pandey, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। unacademy.com/@SPLive में आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का ऑलरेडी जो कोर्स शुरू हो चुका है, और जैसे मैंने आपको कहा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, सो कल हमने पहली 2 क्लासेस दिन में हो रही हैं, तो क्योंकि जल्द से जल्द आपका एक कोर्स भी पूरा हो जाएगा। डिटेल कोर्स ऑन एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2 से हमारा जो नया बैच शुरू होगा 5 दिसंबर से। सो अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, नॉट फॉर फ्रेश कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट कॉमेडियन। तो देखो ये एक कॉमेडियन है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपके कई व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आपका है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है। इवन संविधान ने भी इस चीज़ को समझा है, और उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कंटेक्स्ट आ रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो एक टीवी एंकर को जमानत दी गई थी, उससे रिलेटेड इन्होंने पोस्ट किया है, और जो कोर्ट है और जो चीफ जस्टिस है उनको एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। सो उससे रिलेटेड यू कैन से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो आपकी, उसके लिए एग्री किया गया है बाय, उसके लिए प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी, और इसके लिए कंसेंट प्रोवाइड किया गया है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या समझना है, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है। तो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविल कंटेम्प्ट एंड जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर डेफिनेशन देखते हो कंटेम्प्ट के बारे में, सो क्या है कि अगर डिसरिस्पेक्ट है और डिसरिगार्ड है
और इंटरफेयर या प्रेजुडिस पार्टीज और देयर विटनेस ड्यूरिंग लिटिगेशन। तो किसी न किसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसके प्रति डिसरिगार्ड या डिसरिस्पेक्ट है, या जो पार्टीज़ हैं जो केस लड़ रही हैं उनको उनके प्रति प्रेजुडिस डेवलप कराना, या जो विटनेसेस हैं या उनके जो विटनेसेस हैं उन पे इंटरफेयर करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एक तरफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इटसेल्फ, अपमानित करना कोर्ट को ही, ठीक है, पार्टीज़ को अब्यूज़ करना, या जो पब्लिक प्रेजुडिसिंग द पब्लिक बिफोर द कॉजेज, मतलब लोगों के परसेप्शंस को बदलने की कोशिश करना प्रोसीडिंग सुनने से पहले ही। तो ये सब कुछ आपके कंटेम्प्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सिविल कंटेम्प्ट की बात करोगे तो ये सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में है। तो सिविल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है कि विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ, कोई भी जजमेंट अगर कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है तो उसको आप नहीं मान रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, ये सिविल कंटेम्प्ट के अंडर आएगा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। दूसरा क्या है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सेक्शन 2C आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 है, और इसमें कुछ ऐसा आप बोल रहे हो, पब्लिकेशन आप कर रहे हो, ठीक है, शब्दों से या कुछ लिख रहे हो या साइन से कुछ भी ऐसा कर रहे हो, है ना, जो कि यू कैन से कि डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड कोर्ट के प्रति लेकर आ रहा है, जैसे अभी जो कंसर्न पर्सन है उसने किया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलत वे में कोर्ट को प्रेजेंट करना, चीफ जस्टिस को प्रेजेंट कर, क्योंकि वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है, सो ये इस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपका चल सकता है। दूसरा आर्टिकल देखते हैं, इंडिया नो टू RCP कुड स्टिल बी अ नो। सो यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें जो हाईलाइट किए गए हैं, और ये भी आपका जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी हो सकता है, और इकोनॉमी से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो भी इसमें फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। सो ये RCP से रिलेटेड हम लोग लगातार वी आर डिस्कसिंग, और पॉसिबिलिटी है कि और भी इसमें काफ़ी सारे प्रश्न भी आपके लिए पूछे जा सकते हैं। काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न भी आपके लिए जो है उसमें बन सकते हैं। तो इसको देखते हैं RCP के बारे में क्या क्या पॉइंट्स आज के इस आर्टिकल में है। तो पहले फैक्ट्स आप लोग जरूर से याद रखना है कि RCP की बात करोगे तो ग्लोबल 30% ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट पॉपुलेशन, ठीक है, 30% ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट एंड पॉपुलेशन, 28% आपका वर्ल्ड ट्रेड है, ठीक है, 44% जो ट्रेड है वो इंट्रा RCP मतलब विद इन RCP कंट्रीज, जो 15 देश हैं उन्हीं के बीच का ट्रेड 44% है। और मेनली ये कहा जा रहा है कि इनके बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है RC रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे मैंने आपको बताया क्या है कि जो देश आपस में व्यापार करते हैं, जो व्यापार देश आपस में करते हैं, तो उसमें जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको मिनिमम या जीरो कर देना। जैसे कुछ चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें जो टैक्स लगा देते हो, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो भी है, उसको आप मिनिमम या जीरो कर रहे हो, ठीक है। तो व्यापार और आसानी से हो सके। दूसरी तरफ अगर आप जाते हो तो उसमें जैसे नॉन टैरिफ बैरियर के केस में देखोगे तो उसमें जो कोटा सिस्टम किया, हम इतना ही इनसे लेंगे, तो ये कोटा सिस्टम आपको नहीं लगाना। तो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को मिनिमम या जीरो कर दिया जाता है, तो व्यापार आसानी से हो सके। तो इंट्रा RCP जो ट्रेड है वो लगभग 44% है। तो एक तरीके से जब ये FTA के अंदर सारे आ जाते हैं, जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, तो उसमें क्या है, जो व्यापार है, व्यापार फर्दर आपका इनके बीच में और बढ़ेगा, ठीक है। जो रीजनल, जैसे इसे कहा जाता है ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनेंगे, रादर जो रीजनल वैल्यू चेन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। इससे रिलेटेड जो बातचीत है वो आपकी 2011 से शुरुआत की गई थी RCEP के बारे में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको जल्द से जल्द कम किया जाए, मतलब RCP के अंदर अगर देखा जाए तो बातचीत का जो शुरुआत हुई थी 2011 से, तो वहाँ से भी जो पर्पस यही था, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को, जो RCP देश है, ASEAN+6 जो देश हैं जिसमें इंडिया भी पार्ट था, अब इंडिया पार्ट नहीं है, तो उसमें क्या है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को जितना हो सके उसको कम किया जाए। इस पर बातचीत आपकी की गई, जो लिबरलाइजेशन है उसकी तरफ मूव किया जाए। तो ये लोग जो फोकस कर रहे थे वो किन किन बातों पर, प्रमोशन पर, प्रोटेक्शन पर, ठीक है, प्रमोशन पर, प्रोटेक्शन पर, फैसिलिटेशन पर और लिबरलाइजेशन पर। ये एरियाज हैं जिस पर RCP आपका फोकस कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड, व्यापार को प्रमोट करना और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना,
ये एक एरियाज थे। ट्रेड है व्यापार प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, अपनी इकोनॉमी में को लिबरलाइज करना, लिबरलाइजेशन भी एक एरिया है, ठीक है। इकोनॉमी को जो है उसमें जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन की तरफ मूव करना, ये एरियाज हैं जिस पर आपका फोकस किया गया है आरसीईपी के अंदर, मतलब लगातार इस पर बातचीत भी आपकी हो रही थी। अब यहाँ पे क्या है, आरसीईपी कुछ ऐसे इश्यूज को भी डिस्कस कर रही है जो कि रिलेटेड है ट्रेडिशनल मार्केट एक्सेस, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केट एक्सेस, जो ट्रेडिशनल मार्केट एक्सेस है, जैसे मान लो एक देश हमारा है, दूसरा देश है, उनके मार्केट को एक्सेस किया जा सके। मान लो दूसरे कई देश हैं जहाँ पे कोई अलग अलग डिमांड्स हैं, लोग हैं, परचेजिंग पावर है, तो वो उनके लिए मार्केट होंगे, उस प्रोडक्ट के लिए आपके मार्केट के रूप में रहेंगे। तो वो जो मार्केट है उसको एक्सेस करना ये एक एम रहा। लेकिन ये जो डिस्कशन हो रहा था वो अंडर द वी कैन से कि क्योंकि सारे देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब WTO का पार्ट है, और WTO का पार्ट होने की वजह से जो सर्टेन नॉर्म्स और गाइडलाइंस WTO के द्वारा जारी की जाती है, उसी नॉर्म्स और गाइडलाइंस के बिहाफ में ही ये जो डिस्कशंस वो आपके डिस्कशन हो रहे थे टू काइंड ऑफ टूवर्ड्स, जिसके तहत जो मल्टीलैटरल फोरम का मतलब हो गया कि जहाँ दो से ज़्यादा जो देश हैं वो साथ में आ रहे हैं। तो एक मल्टीलैटरल फोरम की तरह आपस में कैसे ट्रेड बढ़ाया जा सके, इस पर आपकी लगातार बातचीत इनकी चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इश्यूज इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे, है ना, सेवरल ग्रुप्स ऑफ WTO मेंबर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एजेंडा टू रिफॉर्म द मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आरसीईपी के अंदर डिस्कस किए जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आरसीईपी के अंदर डिस्कस किए जा रहे थे बाय सेवरल ग्रुप्स ऑफ WTO मेंबर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एजेंडा टू रिफॉर्म द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। लगातार बातचीत की जा रही थी कि जो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। मल्टीलैटरल जो ट्रेडिंग सिस्टम है उस मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, इस पर जो है लगातार आपकी बातचीत हो रही थी। मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब है जैसे दो देश हैं बायलैटरल, दो से ज़्यादा देश हो गए तो मल्टीलैटरल फोरम के रूप में आ जाए, तो वो आपस में किस प्रकार से ट्रेड करें, इस पर भी लगातार आपकी बातचीत आपकी हो रही थी। अब यहाँ पे कई सारे इश्यूज हैं, जैसे ई कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, उसकी तरफ मतलब उसके डायरेक्शन में आपकी लगातार बातचीत हो रही थी। कैसे जो है मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं वो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किए जाएं, ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि जो ट्रेड है, व्यापार है, वो व्यापार आपका प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने इवन इन इश्यूज, ये जो इश्यूज डिस्कस WTO में भी जब हो रहे थे तो इंडिया ने इसको कई हद तक अपोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन ग्लोबल ट्रेड, तो बहुत सारे ऐसी इश्यूज पर डिस्कशन चल रहा था ट्रेड से रिलेटेड, जो कहीं ना कहीं इंडिया को लगता था कि डेवलपिंग देश या जो लीस्ट डेवलप्ड देश हैं उनके इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। तो ये चीज़ जब WTO में भी डिस्कस होती थी तो उस चीज़ को भी इंडिया ने अपोज किया है। इस चीज़ को भी जो है इंडिया ने हमेशा से, इंडिया हैज़ अपोज्ड टू द इंक्लूजन ऑफ दीज इश्यूज इन WTO। द फॉर्मेशन ऑफ RCEP कुड प्रोवाइड सीरियस मोमेंटम टू द डिस्कशन इन जेनेवा। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशंस हुए थे, उन डिस्कशन और जो डिस्कशन आपके किए जा रहे थे लगातार इन बातों पर जो डिस्कशन, इवन ये इश्यूज अगर WTO में भी इंक्लूड किए गए थे तो इसको अपोज किया गया था। अब RCEP में दोबारा से जब ये बातचीत ली गई, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए, उस पर भी जो डिस्कशन अलग अलग बातों में हुआ, चाहे किस तरीके से ट्रेड बढ़ाएं, कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, है ना, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को कैसे कम किया जाए, FTA साइन किया जाए, इस पर जब बातचीत शुरू की गई तो जो डिस्कशन है वो डिस्कशन फर्दर WTO में और इंटेंसिफाइड भी होने लग गया। तो कहीं ना कहीं जो पैरेलली एक तरफ एक WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे व्यापार करना है उस पर बातचीत, उससे रिलेटेड नॉर्म्स
या रूल बेस्ड ट्रेड के नॉर्म्स सेट करता है WTO के द्वारा, वो नॉर्म्स आपके सेट होते हैं। और एक तरफ आपका एक सबसेट के रूप में आप कह सकते हो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, और वो मल्टीलेटरल फोरम्स अपने सर्टेन नॉर्म्स क्रिएट करके व्यापार आपस में प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, WTO के अंदर अगर आप देखो तो डेवलपिंग और डेवलप्ड देश वो आइडेंटिफाइड है। डेवलपिंग देश से रिलेटेड सर्टेन आपके क्लॉजेज हैं जिसमें डेवलपिंग देश अपने जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे उनको ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाने के सर्टेन टाइम पीरियड दिया गया है कि इस समय तक या फिर इससे ज़्यादा आप रिड्यूस नहीं कर सकते, या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसे जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम बन रहे हैं RCEP जैसे, वो अपने खुद के नॉर्म्स बना रहे हैं और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सब पर इक्वली इंप्लीमेंट हो रहा है। तो जब सब पर इक्वली इंप्लीमेंट होगा तो जो बेटर कंडीशन पर प्लेस्ड है वो बहुत एडवांटेज ले लेगा। जैसे अगर कंबोडिया है, लाओस है, तो वो चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते। चाइना अगर इनके मार्केट को एक्सेस करता है तो पूरे तरीके से इनके मार्केट को ऑक्युपाई कर लेगा। लेकिन कंबोडिया, लाओस और इससे जो देश हैं ये कहीं अगर चाइना के में एंटर करते हैं, इनकी मतलब इंडस्ट्रीज या इनकी जो कंपनीज है वो चाइना के मार्केट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो चाइना के जो कंपनीज हैं उनसे वो कम्पीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे WTO के विदिन देखा जाए तो ऐसे जो देश थे जो थोड़ा डिसएडवांटेज पोजीशन में थे वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नॉर्म्स थोड़ा सा डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सबके लिए वो सेम ही नॉर्म्स है। वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो पावरफुल देश है उन्होंने नॉर्म्स सेट कर लिए और उसको वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और सभी पर इक्वली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इससे दूसरे जो देश है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ को इंडिया ने भी बार बार अपने जो सर्टेन जो पॉइंट्स है वो सामने रखे थे। कहा था कि जैसे जो ई-कॉमर्स एक्सेप्शन रूल है या फिर जो बेस ईयर चेंज करने की बात की गई थी 2014 से 2019 की तरफ, और भी बहुत सारी जो डिमांड है वो इंडिया ने कहा था कि सामने रखा था कि हमारी इन बातों को माना जाए, लेकिन उसने नहीं माना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या RCEP इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करेगा, क्या इसको ये अचीव कर सकता है? तो एक पॉइंट कहा गया कि ठीक है, इसने टैरिफ को लोअर किया है, काफ़ी हद तक जो टैरिफ है उसको भी इसने काफ़ी हद तक लोअर किया है। ठीक है, जो गुड्स से रिलेटेड है जो टैरिफ है उसको काफ़ी हद तक लोअर किया, चाहे अलग अलग अगर देश की अगर आप बात की जाए। दूसरा क्या है कि जो RCEP मेंबर्स हैं सर्विस के, एक गुड्स के लिए तो ठीक है, सर्विस ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात की जाए जिस पर इंडिया बहुत अच्छा है। ठीक है, इंडिया अच्छा है। जो सर्विस से रिलेटेड जो लिबरलाइजेशन होना चाहिए उस पर इन्होंने बहुत ही कम कदम उठाए हैं। तो इंडिया का इंटरेस्ट यहीं पे आप कह सकते हो कि अफेक्ट हो जाता है। लोगों के मूवमेंट के बारे में इन्होंने काफ़ी सारा रिजर्वेशन अपना रखा है कि है ना, क्योंकि अगर मान लो सर्विस सेक्टर में इंडिया सर्विस सेक्टर में अच्छा और वो मूव करता है, इंडियंस मूव करते हैं उस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड अपना कई सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे होटल्स हैं, कई सारे जैसे मान लो टीचर्स हैं या योगा टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ में IT प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे क्या है कि जो मूवमेंट है लोगों का, क्योंकि सर्विस सेक्टर के लिए लोगों का मूवमेंट होगा, तो वहाँ पे उन्होंने पॉलिसी ऐसी बना ली कि इतने माइग्रेंट्स अलाउड नहीं होंगे या कि हमारे कंट्री में सेटल हो जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें, वहाँ का डेमोग्राफी चेंज होगा, इस तरीके से उन्होंने सर्टेन लिमिटेशंस लगाई हैं। सो सर्विस सेक्टर जिस पे इंडिया अच्छा है वहाँ पे जो लिबरलाइजेशन देखने को मिलनी चाहिए थी वो लिबरलाइजेशन देखने को नहीं मिला है इन कंपैरिजन टू गुड्स में, क्योंकि ये लोग अच्छे हैं, चाइना है और कई आसियान देश अच्छे हैं, तो उन्होंने उसके लिए एग्री कर गए। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है जो दोनों ने मतलब जो कि फॉलो किया गया। उसके बाद एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना, इंडिया हैड एक्सप्रेस दिस रिजर्वेशन है ना, टेक्स्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रूल्स शोज वर्क इन प्रोग्रेस, रूल्स ऑन डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स आर येट टू बी रिटन। तो यहाँ पे अगर अलग अलग पॉइंट्स को देखो तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सपोज करो कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे उस डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व करोगे, इससे रिलेटेड जो सेटलमेंट रीच करना चाहिए वो अभी तक प्रॉपरली नहीं इस्टेब्लिश किया गया है। दूसरा, किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स आपके होंगे उसको भी अभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, वो भी अभी हाईलाइटेड नहीं है। दूसरा एक एंगल है वो है ई-कॉमर्स से रिलेटेड। अब ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो इंडिया ने पॉइंट कहा था कि इंडिया ने कहा था जैसे इसमें कि RCEP में क्या प्रोवाइडेड है, RCEP में ये प्रोवाइडेड है कि जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, आपकी जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं
वो ई कॉमर्स कंपनीज इंडिया में जो डेटा जनरेट करती है उस डेटा को वो ट्रांसफ़र कर सकती है अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है। तो ये क्या है, इस चीज़ को इंडिया ने अपोज किया। इंडिया ने कहा कि जो डेटा जनरेट होता है उस डेटा को विदाउट कंसेंट ऐसा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा लोकलाइजेशन की तरफ इंडिया फोकस कर रहा है। और ये जो डेटा है, ये डेटा क्योंकि अगर बेसिकली डेटा इंडियन पॉपुलेशन का जो जनरेट हो रहा है वो बहुत, दूसरा देश इसका बहुत हाई स्ट्रेटजिक एडवांटेज ले सकता है। सो ये डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए और इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो रूल है, इस रूल को इंडिया ने अपोज किया। लेकिन ई कॉमर्स रूल जो ये है, जो कि आरसीईपी में हाईलाइटेड, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है और उस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के तहत उस डेटा के ट्रांसफ़र को रोकना है, तो वो डेटा का ट्रांसफ़र रोका जा सकता है। लेकिन ये जो एक प्रोविज़न आपने डाल दिया, ये तो एक्सेप्शन हुआ, लेकिन आपने जो प्रोविज़न डाल दिया कि जिसमें ई कॉमर्स कंपनीज को आपने कह दिया कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इंडिया से अक्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये जो प्रोविज़न है कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करेगा कि इंडियन पॉपुलेशन का जो डेटा है वो दूसरे देशों के साथ शेयर हो रहा है या कहीं और जो है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू आपका बन जाता है। उसके बाद ये भी, मतलब ये कहा गया कि मेंबर्स आर फ्री टू अडॉप्ट अ लीगल फ्रेमवर्क, अगर जरूरत पड़ती है तो जो देश हैं, आरसीईपी के जो मेंबर देश हैं, वो चाहें तो एक लीगल फ्रेमवर्क भी लेकर आ सकते हैं। जैसे हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ऐसे लीगल फ्रेमवर्क भी लेकर आ सकते हैं जिससे कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन इन जनरल अगर आप देखो तो जो ई कॉमर्स कंपनी है उनको आपने अलाउ किया है, उनको फैसिलिटेट किया है कि वो जो डेटा है उस डेटा को क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको इंडिया ने अपोज किया है। इंडिया ने इस बात को अपोज किया है। दूसरा पॉइंट जो हाईलाइट किया गया है कि आरसीईपी मिनिस्टर्स, मतलब आरसीईपी के जो मेंबर्स थे, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे, उन्होंने ये हाईलाइट भी किया है कि इंडिया इसका मेंबर बने और इस पर बातचीत जो है दोबारा से शुरू करे। लेकिन इसके लिए इंडिया को एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, फिर उसको एज आ ओरिजिनल मेंबर के रूप में एंटर कराया जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया का जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो रही है। इंडिया आत्मनिर्भर भारत जैसे इश्यूज़ पर जो है फोकस कर रहा है, इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक वियतनाम जैसे देश हैं जो कि व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका एक अप्रोच डिफरेंट। हम व्यापार तो ठीक है, लेकिन साथ में हम सेल्फ रिलायंस की तरफ भी जा रहे हैं। जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को अगर आप प्रॉपर, यंग पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है, तो उसको हमें प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करना है। और जब हम इसको स्किल प्रोवाइड करेंगे तो दे विल एक्ट एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और वो हमारे कंट्री के प्रोग्रेस में एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है टाइम यूज सर्वे। इसमें जो सर्टेन डेटा आपके मेंशन्ड है टाइम यूज सर्वे के अंदर, उसको आप बहुत जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो। मेनली जो सोसाइटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या है। पहली चीज़ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा आपकी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली इसका क्या है, मेन और वुमेन का पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन, ठीक है। जैसे काम आप कर रहे हो, जो पूरी पॉपुलेशन है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, किसमें कितने परसेंट मैन कितने परसेंट, ये जानकारी। तो यहाँ पे जैसे मान लो वुमेन का पार्टिसिपेशन अनपेड वर्क में ज़्यादा है, ठीक है। कैसे केयर वर्क हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है। तो वहाँ पे कैसे उनके वर्क को प्रोडक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। उनके पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये इस तरीके से टाइम यूज सर्वे आप कोट भी कर सकते हो। मान लो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता, वहाँ भी टाइम यूज सर्वे को आप कोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनएसएस रिपोर्ट टाइम यूज इन इंडिया 2020, तो इसमें आपको पहला सर्वे कंडक्ट किया गया था जनवरी से दिसंबर 2019 में। अब इसमें देखो अलग अलग फैक्ट्स हैं। मेन जो है 57.3% ऑफ द पीपल सर्वेड है ना स्पेंड करते हैं पेड एम्प्लॉयमेंट में, वुमेन मात्र 18.4%, तो यहाँ पे वो 7 घंटे करते हैं, 5 आवर्स करते हैं। अनपेड डोमेस्टिक सर्विस की बात करो तो मेन जो है वो बहुत कम करते हैं, मैक्सिमम वुमेन ही करती है 81.2। अनपेड जो डोमेस्टिक सर्विस है उसमें वुमेन ज़्यादा हैं, ठीक है। सोशल एक्टिविटीज़ में वुमेन ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट देखोगे सेम है मेन और वुमेन दोनों। अनपेड वॉलंटियर वर्क में मेन और वुमेन 2.7% और 2% है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। अब ये जो टाइम यूज सर्वे है ये प्रोवाइड करता है क्या, कि जो पॉपुलेशन ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, खासतौर से जो मेन और वुमेन है पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज़ इसके अंदर आपकी हाईलाइटेड रहती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे इसमें इस
सर्वे के बेसिस पे ये पता चल सकता है कि किस तरीके से जैसे जो वुमेन हैं केयर गिविंग एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं। अब इस पूरे आर्टिकल में बहुत टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब अगर आप आर्टिकल पे जाओगे तो आर्टिकल में ये सही नहीं है, डेटा को ऐसे करना चाहिए, वो सब बातें आपका लिखा हुआ है, वो हमारे इतना काम का नहीं। बट ये कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसे अनपेड केयर गिविंग एक्टिविटीज़ में, वॉलंटियर वर्क में, डोमेस्टिक सर्विस में कैसे इन्वॉल्व होता है, मतलब कैसे जो पार्टिसिपेट किया जाता है मेन और वुमेन के द्वारा, ये आपका इस सर्वे के अंदर होता है। साथ में सोशलाइजिंग एक्टिविटी, खाली टाइम, सेल्फ केयर एक्टिविटी, इन सब में क्या क्या पार्टिसिपेशन होता है, कितना टाइम स्पेंड होता है। अब ये सारे जितने भी ये सर्वे सामने आते हैं ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जो डेटा है ये हमारी पॉलिसी मेकिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा, और ये भी पता चलेगा कई सारे, जैसे फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.4 जो कि अनपेड वर्क पर से रिलेटेड है, और कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, कई सारे ये जो आप कह सकते हो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स जो हमें अचीव करना है उससे रिलेटेड हमें जानकारी मिल पाएगी, है ना। टाइम यूज सर्वे से रिलेटेड जो डेटा है उस डेटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जानने के लिए कि इन गोल्स के प्रति हमारा प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। इसलिए बेटर मतलब तरीके से अगर ज़रूरत पड़े तो सर्वे को जो भी इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे और EUS tend to underreport informal workers due to the nature of informal employment. Women frequently view work as a part of household work and underreport it. तो यहाँ पे ये भी जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे भी जो किया जाता है तो उसमें भी जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं तो उसको भी अंडर रिपोर्ट किया जाता है। इवन जो वुमेन के वर्क है उसको भी अंडर रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, इस आर्टिकल में ये बात कही गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है पॉलिटी सेक्शन में। इसमें टेक समिट जो आपकी चल रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि डिजिटल इंडिया है वो एक वे ऑफ लाइफ हो गया है। तो इसमें कमेंट किया गया है कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स जो मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हैं आप हमेशा याद रखना। आप याद रखो डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट, ठीक है। डिजिटल हैव और हैव नॉट के बीच ये टर्म यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इनइक्वालिटी शब्द आप इस्तेमाल करो, ठीक है। डिजिटल इनइक्वालिटी आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। और डिजिटल इलिटरेसी, ठीक है, डिजिटल इलिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी ये आप इस्तेमाल करते हो। ये कुछ की वर्ड है, ये आपको हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, अगर हम सोसाइटी को डिजिटली एम्पावर करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि जो डिजिटल डिवाइड उसको ब्रिज करें, डिजिटल इलिटरेसी को रिड्यूस करें, डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव करें, ठीक है। और जो डिजिटल इनइक्वालिटी है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या आप कह सकते हो जो डिजिटल पेनिट्रेशन का कहीं है कहीं नहीं है, तो ये जो इनइक्वालिटी है इस इनइक्वालिटी को भी दूर करना है। ये सारे एरियाज़ पे आपको फोकस करना। अब क्या है कि क्योंकि इंडिया में आपके जो स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन्स आपके इजीली अवेलेबल हो गए हैं, इंटरनेट एक्सेस आपका इंक्रीज़ हो गया। इसलिए क्या है कि आज के समय में इवन आप पेमेंट भी देखोगे तो डिजिटल पेमेंट भी तेज़ी से आपका इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया में लगभग 750 मिलियन कनेक्शंस, ये आप डेटा हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इवन फाइनेंस में भी इस्तेमाल होता है, बैंकिंग सर्विसेज में भी इसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। इवन जो आप जैसे अभी एजुकेशन में देख पा रहे हो, क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जब अगर आप ये सेशन देख पा रहे हो क्योंकि आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो हेल्थ और एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना। दूसरा ये भी है कि जैसे कोविड-19 या पैंडेमिक के समय ये जो सर्विसेज हैं ये सर्विसेज कंटिन्यू हो सके, उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि कई IT प्रोफेशनल की भी अगर आप बात करो तो अपना काम कर पाए हैं, अपने जो प्रोडक्टिविटी है कई सारे प्रोफेशनल्स वो मेंटेन कर पाए हैं घर से भी काम करके। ये क्यों पॉसिबल है? डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। दूसरा कहा गया कि गवर्नमेंट टू यूज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट ओपन पार्टिसिपेटरी पब्लिक सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि ठीक है सिटीजन्स इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और
गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है, गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट हो रही है, सिटीजन ई सिटीजन्स हो रहे हैं, बट जरूरी क्या है ऐसे सिस्टम को क्रिएट करने की, ऐसा सिस्टम जो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो। ठीक है, लोगों का जो ट्रस्ट है, सरकार ऐसे सिस्टम को क्रिएट करे जो कि ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो। और जैसे आप कह सकते हो एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड ये सिस्टम्स डेवलप, और भी जो सिस्टम्स है वो डेवलप किए जाए, है ना। जैसे एक एग्जांपल हेल्थ की बात की जाए, तो हेल्थ की बात की जाए तो बहुत पहले से ये प्रॉमिस किया जा रहा था, है ना। पहले से ये था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सभी तक जो हेल्थ सर्विसेज है वो पहुँचे, हेल्थ सर्विसेज की अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए, है ना, बाय 2022। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो वो अफोर्डेबिलिटी जैसे टेलीमेडिसिन जैसे सर्विसेज हैं वो और ज़्यादा मतलब इम्प्रूव की जा सकती है। उसके लिए आपको जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करना पड़ेगा, लोगों तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचाना पड़ेगा। जो एरिया, अलग अलग एरियाज़ हैं, गांव देहात के इलाके हैं, वहां डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, तभी आप एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज वहां पहुंचा सकते हो। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, तो इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, जैसे अगर आप प्रोक्योरमेंट भी करते हो, जैसे अगर पब्लिक एजेंसीज प्रोक्योरमेंट करती हैं कई सारे, तो उसमें भी हाई कॉस्ट है। तो सरकार ने कई सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिसमें अब डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इजीली प्रोक्योरमेंट, कई सारी चीज़ों का जो प्रोक्योरमेंट है वो प्रोक्योरमेंट आपका किया जा सकता है। इवन जो अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी होगा, उस डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो टेस्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया है, तो वैक्सीन का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। इवन सिस्टम मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो वो ऐसे सिस्टम्स डेवलप करना जिससे कि वैक्सीन का आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, तो वो एक टेस्टिंग टाइम सरकार के लिए भी आपका होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, आप अगर लाइव सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है, और जो है शेयर जरूर से करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि एक टेक्निकल ग्लिच है यूट्यूब के पार्ट में, इसलिए लाइव सेशन नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही ये इशू रिजॉल्व होगा, सेशन आपका 9 बजे ही होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप रिवीजन है उस रिवीजन को मेंटेन करो, मतलब रिवीजन आपको करते रहना। इस सेशन का पीडीएफ जो है वो आपको dailydose.pandey जो है उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसा आपने मुझे लगातार मैसेज भी किया था ऑप्शनल से रिलेटेड, ऑप्शनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। कल पहली 2 क्लासेस हुई थी, आज 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, तो आपका ये जल्द हो जाएगा। नया बैच 5 दिसंबर से आपका शुरू होगा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का। ठीक है, तो हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है ना। एक सेशन भी मैंने लिया है, स्पेशल क्लास में भी एक सेशन लिया है, तो आप जाके देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIVE। ठीक है, 6 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज मालाबार कम्स टू एन एंड। अब मालाबार एक्सरसाइज के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, तो आप याद रखो ये ट्राइलेटर नेवल एक्सरसाइज है, और इस बार मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया गया है। ये एनुअली होता है, एक बार इंडियन ओशन और एक बार पैसिफिक ओशन में। पहली बार जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी बे ऑफ बंगाल में 2007 में। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स पहले रहे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कई सारे मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं कंडक्ट किए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो ये जो मालाबार एक्सरसाइज है इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब मालाबार एक्सरसाइज किस तरीके से जो पावर डायनेमिक्स है पैसिफिक ओशन रीजन और इंडियन ओशन रीजन में उस पर चेंज करने में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो। अब यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट फेज है मालाबार एक्सरसाइज का वो बे ऑफ बंगाल में हुआ था, सेकेंड अरेबियन सी में हुआ था। ये 24th एडिशन है मालाबार एक्सरसाइज की, और इस बार क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक था तो इसमें नो कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट आपका फॉलो किया गया था। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से नॉन कॉन्टैक्ट एट सी, मतलब जो उनकी शिप भी थी तो वो शिप के बीच का इंटरेक्शन नहीं था, आपस मतलब एक डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया टू टेम्पररी होस्ट इसरो सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम। देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ना बहुत जो कोऑपरेशन है अलग अलग एरियाज़ में हो रहा है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फील्ड में काफ़ी कोऑपरेशन आपका हो रहा है। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी का जो एरिया है वहाँ पे इंडिया और आप ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है। जैसे हमारी जो सैटेलाइट्स है उन सैटेलाइट, चाहे वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हो, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हो, है ना, कई सारे मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, उन सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया की मदद लेंगे। मतलब हम और ऑस्ट्रेलिया जो है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस पर कोऑपरेट करेंगे। तो कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो,
चाहे वो आप कह सकते हो रोबोटिक्स का एरिया हो, है ना, रोबोटिक्स का एरिया हो, या फिर जो स्पेस साइंस है, इन सारे एरियाज़ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया आपस में कोऑपरेट करे। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो रिलेशन, उस पर प्रश्न आपका बन सकता है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसने अपना एक एम्बिशियस प्लान भी लॉन्च किया है, जैसे जिसे हम गगनयान कहते हैं, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गगनयान जो कि आपका 2022 में आपका ये आएगा, तो उसमें भी एक आप कह सकते हो कि दोनों स्पेस एजेंसीज के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की स्पेस एजेंसीज के बीच में काफ़ी एक बड़ा एक आप कह सकते हो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। उसके अलावा क्या है कि लगभग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड है उसको भी वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड, उस स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड को भी लगभग आप कह सकते हो कि $15 मिलियन फॉर एक्सटेंडिंग द ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रैटेजिक फंड, उसको फर्दर 4 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है। अलग अलग एरियाज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एरिया है वहाँ पे रिसर्च किया जा सके और मेनली दोनों देश इससे बेनिफिट हो सके, इस एरिया में भी दोनों ने हाईलाइट किया है। दूसरा, फिर कई सारे इश्यूज़ दूसरे भी हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी का जो एरिया है वहाँ भी दोनों देश आपस में कोऑपरेट करें, उस पर भी आपका फोकस किया गया है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एट यूएनएससी इंडिया कॉल्स फॉर इमीडिएट अफगान सीज फायर। सो यहाँ पे अफगान सीज फायर, देखो अफगानिस्तान का इशू मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अफगानिस्तान के अंदर जो मेजर यू कैन से, ये टॉपिक भी आपका आईआर से रिलेटेड है और सिक्योरिटी के अंदर भी पूछा जा सकता है जीएस 3 के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, लगातार जो पॉइंट सामने आ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर यूएसए अपनी फोर्स को विड्रॉ करेगा। यूएसए अपनी फोर्स को विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने के बाद आप ये कह सकते हो कि तालिबान, जिसका प्रेजेंस लगातार बढ़ रहा है, तालिबान यूएसए आपस में डील साइन करने की बात कर रहे हैं, तालिबान और यूएसए, तालिबान का डोमिनेंस बढ़ेगा। तालिबान पाकिस्तान के क्लोज है तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ेगा। चाइना पाकिस्तान के क्लोज है, चाइना का इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये ज़रूरी है कि जब तक ये डील साइन नहीं होती है, ठीक है, तो तालिबान और यूएसए के बीच की डील, अभी हो सकता है जो नए प्रेसिडेंट आए उनका एक अलग अप्रोच हो, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लगातार तालिबान सीज फायर वायलेशन भी कर रहा है, अटैक भी कैरी आउट किया जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को इंडिया ने कहा कि इस इशू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेस करना है। ऐसे जो इशूज़ हैं, देखो इंडिया, अगर आप बता सकते हो इस बात को कि इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो ऐसे इशूज़ जो कि दूसरे छोटे देशों से कंसर्न के हैं तो वो रेस किए जा सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि जो बड़े देश हैं वो बड़े बड़े इश्यूज ही अपने से रिलेटेड रेस करते हैं, तो उन जो डेवलपिंग देश है वो डेवलपिंग देश का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाता। अच्छा, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को मैंने रीड किया है। एक स्टूडेंट सोनिका नाम से हैं, उन्होंने अच्छा कंटेंट लिखा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखा है, लेकिन उसमें आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन आई थिंक जो आपसे पूछा था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये दोनों या बोथ ऑप्शंस ऑप्ट करना इंडिया को ऑप्ट करना पड़ सकता है, और आरसीईपी के कंटेक्स्ट में आपको लिखना था। तो जो फ्रेमिंग आपके क्वेश्चंस की होगी वो इस तरीके से होगी कि आप मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आरसीईपी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उस चीज़ से आपको जो ध्यान रखना है कि आप उस कंटेक्स्ट को लेकर चलो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और प्रोटेक्शनिज्म। तो इंडिया के जो अप्रोच है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आरसीईपी उसको फैसिलिटेट कर सकती है, जो इंडिया स्टेप लेगा। ठीक है, आइदर मतलब इकोनॉमिक लिबरलिज्म की तरफ या फिर जो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ है, तो दोनों को मेंटेन करके दोनों पाथ इंडिया ऑप्ट कर सकता है। और आरसीईपी का इंडिया मेंबर नहीं है तो कैसे इस पर मदद मिल सकती है, और आरसीईपी का मेंबर बनता है तो कैसे इस पर मदद। तो इसमें देखो कंटेंट वही है लेकिन उसकी फ्रेमिंग पर आपको वर्क करना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। ठीक है ना, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप मुझे सेंड कर सकते हो dailydosewithus.pandey टेलीग्राम चैनल पे। आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, शेयर जरूर से करें। और जैसा मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर का ऑप्शनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना है वो है यूपीएससी ऑप्शनल कैटेगरी का, अनअकैडमी में जाके, और फिर एसपी लाइव ये कोड इस्तेमाल करना। आज अभी एक ही क्लास हुई है, तो अगर आप ये मान लो कि दिसंबर तक आपका पेपर 1 होगा और मान लो कि
बाय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा बर्डन दूर हो जाएगा। लेकिन आप 6 मंथ का आपको एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन लेना है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अभी यूपीएससी के पेपर्स भी डिस्कस होंगे नेक्स्ट कोर्सेस में, आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होंगे, एडवांस टॉपिक्स का डिस्कशन होंगे, तो ये आपका पूरा प्रिपरेशन होता रहेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।